बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 60 मुलाहिज़ा फरमाएं। उनकी गुफ्तगू के दरमियान मैं बड़े गौर से खसरू जमशेद का जायज़ा ले रहा था और इस नतीजे पर पहुंचा था कि मैंने जो मफरूज़ा कायम किया था वो 100% हकीकत बनकर सामने आ गया है। पहले मुझे वाकई शोफर बिला था, लेकिन अब असल खसरू जमशेद मेरे सामने बैठा हुआ था। शोफर ने गायब होकर बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया था और मालिक फ़ौरन रवाना हो गया था। दरमियानी वक्फे को टायर फ्लैट हो जाने की कहानी से बड़ी जहानत के साथ पूर कर दिया गया था, मगर असल और नकल का फर्क मुझसे पोशीदा रखने की कोशिश राय आ गई थी। जारी उलिये से दुश्मनों की नज़र धोखा खा सकती थी। सामने बैठकर बात करने वाला इस फरेब का शिकार नहीं हो सकता था। हाकिम और महकूम के अंदाज़ो एतवार का फ़र्क खुद चुगली खाता था कि खसरू जमशेद कौन है और उसका शूफर कौन है। खसरू जमशेद ने किसी तजब्जुब के बगैर राबिया की तजवीज़ से इत्तफाक किया। राबिया ने कहा कि उसे यही उम्मीद थी, चुनांचे उसने जो दस्तावेज़ात तैयार की हैं वो इसी तजवीज़ के मुताबिक हैं। जमशेद ने इत्माद के साथ इस मुज़ाहरे पर राबिया का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद अपने ब्रीफ केस में से मकान की मलकियत के कागजात निकाले। राबिया ने और उसके मातहत वकीलों ने उनका बागौर मुआयना किया और उन्हें हर लिहाज से तसल्ली बख्श पाया। मैं और मोहसिन खामोश तमाशाई बने सेल डेड और सेल एग्रीमेंट पर दस्तखत की कार्रवाई को देखते रहे। रात के 11 बजे ये कार्रवाई पूरी हो गई तो खसरू जमशेद ने मकान की चाबियां हमारे हवाले की, हमें मुबारकबाद दी और हम से हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। अदालती कार्रवाई के लिए उसने सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिलने का वादा किया और जाते जाते हमें भी मदऊ कर गया। हम कुछ देर हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे। खसरू जमशेद ना फरार था और ना ये नाम बोगस था। तमाम दस्तावेज़ात की रो से खसरू जमशेद बिला शिरकत गैर उस मकान का मालिक था जो उसने आधी कीमत पर हमें बेच दिया था। उसका रिहायशी पता मॉडल टाउन का था और उसके कार्ड पर 2 टेलीफोन नंबर भी लिखे हुए थे। हमारे तो सब अंदाजे गलत हो गए। मोहसिन ने बिलाकर पहली बात कही, गलत हुए नहीं कर दिए गए। मैंने कहा, और ये कोई नज़रसानी किया हुआ मंसूबा है। जाल अपनी जगह मौजूद है और शिकारी भी ना मायूस हैं और ना गाफिल है। उन्होंने कुछ इंतजार करने का फैसला किया है। मुझे अभी दाल में काला ही नजर आ रहा है। मोहसिन बोला, अगर रात ज्यादा ना गुजरी होती तो मैं इसी वक्त मॉडल टाउन जाके देखता कि यह पता सही है या गलत। पता तो ठीक है, मैंने सोचते हुए कहा। मुझे याद पड़ता है कि कसरे जमशेद बहुत आली शान कोठी है, खुसूसन उसका बाग सबको मुतवज्जो करता है, जिसमें हर मौसम में फूल ही फूल नजर आते थे। मालूम नहीं अब क्या हाल होगा। टेलीफोन की घंटी बजी तो राबिया ने रिसीवर उठा लिया। जी हम आ रहे हैं, बस अभी चंद मिनट में उठने ही वाले थे। दरअसल वो पार्टी यहाँ पहुंच गई और सौदा भी हो गया। जी उसकी सूरत पर हैरानी फैल गई। उसने हमें हाथ से इशारा किया और 1 मिनट तक सिर्फ सुनती रही। आखिर में उसने फिर कहा, हम ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। बड़ी दिलचस्प खबर है। राबिया ने मुस्कुराकर हमें कहा, रिजवी साहब ने बम डिस्पोजेबल वालों को भेजा था। वहाँ उनको पुलिस ने रोका जो सादा कपड़ों में मुतय्यन थे। जब उन्होंने अपनी आमद का मकसद बयान किया तो पुलिस वाले हैरान और परेशान रह गए कि अगर बम डिस्पोजेबल है तो वो कौन थे जो अभी कुछ देर पहले आए थे। उन्हें तो अंदर कुछ भी नहीं मिला था और जाहिर है जब असल लोग गए होंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला होगा। मैंने कहा, अगर पुलिस वाले शिनाख्ती कार्ड देखने पर इसरार करते तो पहले पहुंचने वाले पकड़े जाते, लेकिन यहाँ मुजरिमों को पूरा एतमाद है कि पुलिस वाले जहानत में उनके बिल्कुल बराबर नहीं है। ये खूब लतीफ़ा है कि मुजरिम तो गैर मुल्की फिल्मों और कहानियों से पूरा इस्तेफादा करते हैं। मोहसिन ने कहा, लेकिन वही फिल्में देखकर पुलिस की कारकर्दगी का मयार बेहतर नहीं होता। जराइम में जदीद तरीन वसाइल बरवेकार लाए जा रहे हैं, लेकिन सुराग रसानी के लिए नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि वो लोग पहले कैसे पहुँच गए। राबिया ने कहा, किसका टेलीफोन टेप हो रहा है, बेरा या अंकल का? रिजवी साहब का टेलीफोन टेप होने का पता हम एक बार लगा चुके हैं। मैंने कहा, हो सकता है इसी तरह तुम्हारा टेलीफोन भी टेप हो रहा हो। तूने अच्छा याद दिलाया मोहसिन। मैंने कहा, मैं तो इस चीज को बिल्कुल ही भूल गया था। खैर अब घर चलकर बात करेंगे। ज्यादा देर हुई तो रिजवी साहब की झाड़ पड़ेगी। मुझे एक नया ख्याल आया था, लेकिन सोचे समझे बगैर और मोहसिन से मशवरा किए बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता था और ये बात राबिया के सामने भी नहीं करना चाहता था। राबिया अपने ख्यालात में मगन थी, वरना वो जरूर पूछती कि मैं किस चीज का जिक्र कर रहा हूँ। रिजवी साहब का मूड अच्छा नहीं था और उसकी मुतअद्दिद वजूहात भी थी। एक मामला चिराग दीन का था जिसकी शादी फौजिया से होने वाली थी। वो जानते थे कि फौजिया की वजह से मैं और मोहसिन इस शादी के खिलाफ है। खुसूसन मेरी मुखालफत नाकाबिले फहम थी क्योंकि मैं फौजिया से शादी करने से भी इनकार कर चुका था। दूसरा मसला राबिया का था। राबिया से उनको दिली हमदर्दी थी और वो राबिया को पसंद भी करते थे, लेकिन उनको राबिया का मेरे साथ हर वक्त घूमना फिरना पसंद नहीं था। वो मेरा साथ देने की पहले ही काफ़ी सजा भुगत चुकी थी। मजीद ये कि वो उनके घर को छोड़ के हम सब के साथ रिहाइश इख्तियार करने पर आमादा थी, जिसका मतलब था मजीद मुसीबत।
उसकी हैसियत घर के एक मुअद्दद फर्द से कम न थी और रिजवी साहब के साथ रहकर वो ज्यादा महफूज भी थी, ख्वाह अंदेशा दुश्मनों का हो या रुसवाई का। नए मकान में मुंतकिल होने से पहले ही खतरात का सिलसिला शुरू हो गया था और ताज़ा तरीन वाक़या जिस पर वो झुंझलाहट का शिकार थे उनकी निगरान फोर्स की नायली थी, जिसके सबब पुलिस के बम डिस्पोजेबल वालों से पहले नामालूम अफराद अपना काम कर गए थे। वो देख रहे थे कि मामला दिन ब दिन उलझते जा रहे हैं। उसके जिम्मेदार भी हम थे, लेकिन रिजवी साहब को ये मालूम ना था कि घर से बाहर हमारी मसरूफियात क्या हैं और हम क्या चक्कर चलाते रहते हैं। इन हालात से वो कब तक चशमपोशी करते और बर्दाश्त से काम लेते। हमारे घर में दाखिल होते ही उन्होंने पहला सवाल ये किया कि क्या हम लोग खाना खा के आए हैं, और राबिया ने कहा कि अंकल हम तो दफ्तर में खसरू जमशेद के साथ सर खपा रहे थे, खाना कहाँ से खाते। वो खामोश हो गए और खाने की मेज़ पर हमारे साथ बैठे अपना पाइप पीते रहे और इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन उनके माथे की शिकनों को और परेशान चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो असाबी कशीदगी को कम करने और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ है ताकि हमसे पुरसुकून रहकर बात कर सकें। यह अंदाजा हम सबको हो गया था कि वो बाद में कोई बात ज़रूर करेंगे और बात का ताल्लुक इन्हीं मसाइल से होगा जो उनके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने इस्लामाबाद फ़ोन किया था, उन्होंने खाने के बाद कहा। उस वक्त राबिया बर्तन समेट कर बावर्ची खाने की तरफ जा चुकी थी। शिरवानी साहब को चिराग दीन के बारे में बताना था। चिराग दीन के बारे में आपकी इतला उनके लिए यकीनन एटम बम का धमाका साबित होगी, मोहसिन ने कहा। हाँ, शिरवानी साहब ने तो हद कर दी कि मेरी आवाज़ तक पहचानने से इनकार कर दिया, रिजवी साहब ने कहा। और मालूम है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम आवाज़ बदल कर बोल रहे हो। तुम अगर मोहसिन नहीं हो तो सिकंदर, और तुम्हारा मकसद मुझे चिराग दीन से बदजन करना है। खैर, मैंने उन्हें समझाया कि भाई अकल से काम लो, मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ और वो ना जाने कहाँ है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ, तुम मेरे घर का नंबर डायल कर लो। 5 मिनट बाद शिरवानी का फ़ोन आया तो मैंने उसे बताया कि चिराग दीन वाकई मुनशियात का स्मगलर था। वो मुनशियात का एक पैकेट देकर 500 रुपये ले चुका था कि पुलिस ने उसे धर लिया और उसकी जेब में से वो रकम भी बरामद कर ली जिस पर एक पुलिस ऑफिसर ने दस्तखत किए थे। बाद में खाना तलाशी के वक्त मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसके घर में से लाखों रुपए की हीरोइन और चरस निकली। लाखों रुपए की बात आपने कैसे कह दी? मैंने कहा, क्या आपने अपनी आंखों से देखा था? ये कैसा इम्काना सवाल है? रिजवी साहब ने नागवारी से कहा, अरे भाई मैं SSP हूँ, मुझे रिपोर्ट मिल जाती है। ये तो मामला ऐसा ही था कि मेरे पास महकमा इंसदादे मुनशियात के एक ऑफिसर का फ़ोन आया। उस वक्त तक मुझे कुछ मालूम नहीं था। उसने तुम्हारे बारे में पूछा कि सिकंदर नाम का कोई शख्स आपके साथ रहता है। मैंने कहा कि रहता है। वो बोला कि आपको कुछ मालूम है? कल रात से आज सुबह 7 बजे तक वो कहाँ था? मैंने कहा घर पर था। और कहाँ था? क्योंकि सो के उठा तो उसने मेरे साथ ही नाश्ता किया। 9 बजे मैं ऑफिस के लिए रवाना हुआ, तब भी वो घर के दीगर अफराद के साथ नाश्ता करने में मसरूफ था। लेकिन चक्कर क्या है? और तुम सिकंदर के बारे में ये तस्दीक किस लिए कर रहे हो? उसने कहा कि अभी सिर्फ तस्दीक करनी थी, इसलिए आपको ज़हमत दी। परेशानी की कोई बात नहीं है। मामला ऐसा है कि हम फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। उसके बावजूद मैं परेशान रहा। घर पे फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि तुम जा चुके हो। दोपहर के बाद मुझे दूसरे ज़राए से मालूम हुआ कि वो चिराग दीन नाम के एक शख्स को पुलिस ने मुनशियात फरोख्त करते हुए पकड़ा है। मैंने मुतलका थाने में फ़ोन किया। छापा मारने वाला एक नौजवान अफीसर है, SI शेख। SI उसके नाम का हिस्सा है और मैंने सुना था कि वो बहुत जोशीला, ईमानदार और फ़र्ज शनास अफीसर है, चुनाचे उसकी दूसरों से नहीं बनती। उसने मुझे तफसीलात फराहम की कि चिराग दीन के घर में से तकरीबन 20 लाख रुपए की हीरोइन बरामद हुई है और उससे आधी मालियत की चरस भी। राबिया भी वापस आ चुकी थी और हम सब अहमौके की तरह मुंह खोले बैठे थे। आपका मतलब है 30 लाख की मुनशियात उसने अपने घर में छुपा रखी थी? मैंने थूक निकल कर कहा। मेरा ये सवाल मोहसिन के ख्यालात की तर्जुमानी भी करता था कि हमने तो 20,000 दाव पर लगाए थे। पुलिस ने 30 लाख का माल कैसे बरामद कर लिया? लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? राबिया ने कहा। यह सब उस लड़के शेख का कमाल है। रिजवी साहब ने पाइप को चौथी बार सुलगाया। चिराग दीन ने उसको 1 लाख रुपए की रिश्वत देकर बचने की कोशिश की, मगर उससे वो और फंस गया। एंटी करप्शन वालों ने शेख की रिपोर्ट पर एक मुकदमा अलग कायम कर लिया। इतना माल उसने घर में कहाँ छुपा रखा था? मैंने अपनी हैरानी पर काबू पाकर कहा। शेख ने बताया कि कुछ माल तो दीवारों में से निकला है। रिजवी साहब ने कहा, कपड़ों की एक अलमारी के पीछे खुफिया खाना था जिसमें से एक आदमी अंदर दाखिल हो गया। 2 कमरों की दरमियानी दीवार की मोटाई का ऐसे कुछ पता नहीं चलता। अब ये दीवार है। उन्होंने एक पाइप से इशारा किया। इसमें तुम्हें एक अलमारी नजर आ रही है और बाकी दीवार साफ है। उधर से दूसरे कमरे में जाओगे तो यही नक्शा मिलेगा। तुम गौर नहीं करोगे कि दीवार की मोटाई इतनी ही है जितनी आमतौर पर रखी जाती है, या इससे ज्यादा है। चिराग दीन ने दरमियानी दीवार तकरीबन 1.5 फुट चौड़ी रखी थी जो बिल्कुल उसी तरह नजर आ रही थी, मगर वार्डरूम के साथ दीवार का खाली हिस्सा महज एक पर्दा था
यूं समझ लो कि दोनों तरफ सीमेंट की 2 इंच मोटी दीवार खड़ी कर दी गई थी, जो रंग होने के बाद कमरे की दीवारों जैसी नजर आती थी, लेकिन बीच में तकरीबन 1.25 फुट का खला रह गया था। वो खाना कपड़ों के पीछे ही नजर नहीं आता। दीवार के खला में ज्यादातर माल भरा हुआ था। कमाल की बात यह है कि थोड़ा सा माल जो मुश्किल से 25,000 का होगा, चिराग दीन की पहली बीवी के बेडरूम से भी निकला। मरियम बाजी के बेडरूम से? मोहसिन ने चौंक कर कहा। हाँ, चिराग दीन उसके जाती इस्तेमाल का सब सामान मुकफ्फल कर दिया था और वो कमरा भी हमेशा बंद रहता था। जाहिर है ये भी धोखा था ताकि किसी को शक ना हो। वहां भी वो लाखों का माल रखता होगा, मगर इस वक्त सिर्फ यही 20,000 का रह गया था। यकीन नहीं आता अंकल कि चिराग दीन इतना बड़ा मुजरिम था और मुझे मालूम नहीं था। मोहसिन दीवार पर नजर जमा के बोला। तुम्हारी तरह तुम्हारे वालिदैन को भी बड़ी मुश्किल से यकीन आया था, और वो भी इसलिए कि इतला देने वाला मैं था, रिजवी साहब ने कहा। उनकी बेगम ने तो रोना धोना और दुश्मनों को कोसना शुरू कर दिया था, जिन्होंने झूठा इल्जाम लगा के चिराग दीन को फंसाया था। मैंने उन्हें समझाया कि तफ्तीश के बाद झूठ सच सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे ये किसी की साजिश नहीं लगती। इस पर उन्होंने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि खुदा गारत करे सिकंदर को, उसने फौजिया को कहीं का ना रखा। शेरवानी साहब ने उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं कहने दिया और फोन बंद कर दिया। खामोशी का एक तवील वक्फा आया, जिसमें हम सब एक दूसरे से नजर चुराने की और अपने परेशान कुन ख्यालात से बचने की बेसुध कोशिश करते रहे। मेरी और मोहसिन की सोच एक ही थी। हम इस गैर मुतवक्के कामयाबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बेशक हमने चिराग दीन को सजा दिलवाने के लिए साजिश की थी, मगर हमसे पहले कुदरत उसको सजा देने का फैसला कर चुकी थी। उसके नामे अमाल में वो सब जराइम भी शामिल थे जो उसने तदबीर पर तकिया करते हुए किए और तकदीर को नजरअंदाज किया। ये भूल गया कि हर शख्स के लिए जिंदगी में खुशबख्ती का, खुशियों और कामयाबियों का एक कोटा है, जो अमाल के तनासुब से कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, और ज्यादा खर्च करने से ये कोटा खत्म हो जाता है तो मुकद्दर में सिर्फ दुख, महरूमी और नाकामी रह जाती है। उसने मेरे वालिद की दौलत में से गबन किया था और सजा ना पाके ये समझा था कि खुशकिस्मती उसके साथ है। उसके बाद भी वो अपनी इस खुशकिस्मती पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता गया, तरक्की करता रहा और दौलतमंद बन गया। यहाँ तक कि वो दिन तुलू हुआ जब उसके पास खुशकिस्मती के खजाने में एक दिन का भी ना रहा जो उसे डूबते वक्त सहारा दे सकता था, और यकलख्त वो बदबख्ती के दुश्मन अंधेरे में तन्हा महसूर हो गया। वक्त की बिसात पर दस्ते कुदरत ने हमें सिर्फ एक प्यादे की तरह आगे बढ़ाया था और शातिर चिराग दीन को मात हो गई। जो कुछ हमने किया वो बहाना बन गया, वरना चिराग दीन के अंजाम का फैसला तो हो चुका था। हमारी जगह कोई और भी एक चिंगारी फेंक कर चिराग दीन की दुनिया को देसो नाबूद कर सकता था, लेकिन कुदरत ने यह मौका मुझे और मोहसिन को इसलिए फराहम किया कि हम ही मर्दम कसीदा थे और चिराग दीन के मामले में इंसाफ के तालब थे। राबिया शायद फौजिया के बारे में सोच रही थी और खुद भी एहसास जुर्म और पेशीमानी का शिकार थी। फौजिया की मां ने जज्बाती बहरान की कैफियत में कह दिया था कि मैंने फौजिया को कहीं का नहीं रखा। राबिया को यह ख्याल जरूर आया होगा कि इस जुर्म में वो भी बराबर की शरीक है। अगर उसने मुझसे अपनी जज्बाती वाबस्तगी का इजहार ना किया होता और मुझसे ताल्लुकात को कारोबारी मामलात तक महदूद रखा होता तो मेरे और फौजिया के दरमियान फासले की कोई खलीज ना होती। चिराग दीन की गिरफ्तारी पर मुझे हैरानी नहीं हुई। रिजवी साहब ने बिलाखिर सकूत तोड़ा। मुझे उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, लेकिन जिस बात ने मुझे हैरान किया और उसे इत्तफाक पर मबनी नहीं समझा जा सकता। सबसे पहले तो खुद चिराग दीन ने सिकंदर का नाम लिया। यह ठीक है कि मेरी मालूमात की हद तक उसने झूठ बोला। फिर यही बात मिसेस शेरवानी ने कही, और चंद मिनट पहले शेरवानी साहब ने भी इतना जरूर कहा था कि तुम उन्हें चिराग दीन से बदजन करने के लिए झूठ बोल रहे हो। उसकी वजह बिल्कुल साफ जाहिर है। मैंने हिम्मत से काम लेकर हर शख्स के सामने सच के जहर का प्याला रखने का फैसला कर लिया। मेरी मंगनी बचपन ही से तय कर दी गई थी। इसका एहसास हमें ना दिलाया जाता तो अच्छा था, लेकिन हमारे बुजुर्ग मुतमईन थे कि उन्होंने गलत फैसला नहीं किया। उन्हें हमसे नाफरमानी की उम्मीद भी नहीं थी, चुनांचे उन्होंने इस फैसले को पोशीदा रखना जरूरी नहीं समझा। इसका नतीजा एक जज्बाती ताल्लुक की सूरत में निकला जो मेरे और फौजिया के दरमियान शुरू से रहा था। मैं उसको मोहब्बत नहीं कहूँगा, उनस कहूँगा, हद से ज्यादा उनस, उतना ही जितना मुझे अब मोहसिन से है या अपने वाले से था। उस वक्त तक मुझे मोहब्बत का कोई तजर्बा नहीं था। मेरे जज्बात ने उनस को मोहब्बत समझ लिया तो इसमें कुछ कसूर कम उम्री के ख्यालात था। मेरे जज्बात ने उनस को मोहब्बत समझ लिया तो इसमें कुछ कसूर कम उम्री के ख्यालात का तो कुछ हालात का भी है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि फौजिया मुझे पसंद नहीं है। वो हर लिहाज से बहुत अच्छी लड़की है और मोहब्बत करने के काबिल, लेकिन उस शख्स के लिए जिसे फौजिया से मोहब्बत हो जाए। ये देखिए अनुसी फलसफा आज भी गलत नहीं है कि मोहब्बत हो जाती है, की नहीं जा सकती। वो शख्स बहुत खुशकिस्मत होगा जिसे फौजिया जैसी बीवी मिलेगी, लेकिन मैं खुद को दलाइल से कायल नहीं कर सकता कि मैं किसी और को क्यों चाहता हूँ, और मैं फौजिया को तमाम उम्र मोहब्बत के फरेब में खुश रखने की कसम भी नहीं खा सकता। इसलिए मैंने सब कुछ सच बोल के नाराज कर लिया है। हालांकि मैंने सिर्फ फौजिया से शादी करने से इनकार किया है। मैं उसकी खुशियों का दुश्मन नहीं हो गया हूँ। आज भी अगर कोई उसे जिंदगी की किसी खुशी से महरूम करने की कोशिश करे तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा।
फौजिया ने चिरागदीन के साथ शादी से इनकार कर दिया था। रिजवी साहब ने पाइप को खाली करके कहा, आखिर क्यों? उसे ये डर क्यों था कि चिरागदीन के साथ वो खुश नहीं रह सकेगी? खौफ का ये एहसास उसके दिल में किसने पैदा किया? तुम और मोहसिन इस मामले में चिरागदीन के दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने पाइप की डंडी को मेरी तरफ उंगली की तरह उठाकर कहा, तुम्हारी दुश्मनी की जड़ें ज्यादा गहरी थी। इस दुश्मनी का फौजिया से कोई ताल्लुक नहीं था। क्या आप यकीन करना चाहते हैं कि वाकई मैंने चिरागदीन के खिलाफ साजिश की है? मैंने कहा, अरे अगर 30 लाख का मामला ना होता तो मैं यकीन करने पर मजबूर हो जाता कि तुमने इंतकामी कार्रवाई की है। रिजवी साहब ने दोबारा पाइप में तंबाकू भरना शुरू किया। केस सिर्फ मरियम के कमरे से 20-25 हजार की चरस बरामद होने का होता तो शायद मैं भी समझता कि तुमने साजिश की है। तुम्हारा जहन साजिशी है। यह मैं बुरे मानी में नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी मनफी ज़हानत, गालिबन इसको मनफी भी नहीं कहा जा सकता। तुम ज़हीन हो, लेकिन तुम्हारी ज़हानत किसी तामीरी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। तुम अपना दिफा भी कर रहे हो और एक ऐसी कानूनी जंग लड़ रहे हो जिसमें मुद्दई भी तुम हो और मुंसफ भी तुम हो। तुम वकील इस्तगासा की हैसियत से अपने आप को दलाइल देते हो, फैसला सुनाते हो और उस पर अमल दरामद भी करते हो। गोया तुमने पुलिस से लेकर अदालत और जेलर तक सबकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी नहीं, आपकी राय मेरे हालात का बड़ा सही तजिया करती है। मैंने कहा, लेकिन ये सब कुछ मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि आपकी पुलिस मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। आपका निज़ाम इंसाफ कभी मुजरिमों पर हाथ नहीं डाल सकता, किसी कातिल को तख्त-ए-दार तक नहीं पहुंचा सकता। आप क्या चाहते हैं, मैं भी उसी तरह जिल्लत और रुसवाई और बेबसी की मौत मर जाऊं जो मेरे वालिद का मुकद्दर हुई थी? आप सब हालात से बाखबर होने के बावजूद मुझसे तवक्को रखते हैं। मैं तुमसे कोई तवक्को नहीं रखता। रिजवी साहब ने मेरी बात काट दी। मैं चाहता हूँ कि तुम इंतकाम के चक्कर में ना पड़ो। माफ़ कर देने में बड़ाई है और फलाह है, लेकिन अंकल सिर्फ जाने से तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा, मैं किसे और कैसे माफ़ करूँ? क्या किसी ने मुझे ये मौका फराहम किया है? ये कहा है कि सिकंदर जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं खुद भी आम आदमी की तरह सुकून से जीना और मरना चाहता हूँ, मगर कोई इसकी इजाज़त भी तो दे। मेरी जिद्दोजहद का मकसद और क्या है? मगर इस जिद्दोजहद से क्या हासिल हो रहा है? रिजवी साहब ने बरहमी से कहा, हर रोज़ एक नई परेशानी, हर कदम पर एक नई उलझन। मसलन ये बताओ कि जिस रोज़ राबिया की अम्मी का जनाजा उठने वाला था, तुमने इसी घर में एक शख्स को यरगमाल क्यों बना रखा था? तुमने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया था? तुम फिर वही अदम एतमाद की बात करोगे, लेकिन तुम मुझ पर तो एतमाद कर सकते थे, और अगर ये भी नामुमकिन था तो सूरत हालात को देखते हुए उस वक्त खामोशी से उसे छोड़ सकते थे। तुम्हारे हीरो बनने की सजा किसे मिली? राबिया का घर तबाह हो गया और अब तुम फिर वही खमाकत कर रहे हो। वो अचानक राबिया से मुखातिब हो गए, मिस राबिया कारी एडवोकेट, इस वक्त आपको एक ऐसा मकान खरीदने का मशवरा किस शकलमंद ने दिया है जिसके बारे में आपको पहले से मालूम हो चुका है कि आपका वहाँ खैरियत से रहना नामुमकिन है? आपके वहाँ जाने से कबल ही उस मकान में बम रखने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ आप महफूज थी, आपको कोई तकलीफ ना थी। फिर इस हिमाकत का मकसद तो सिर्फ यही हुआ ना कि आप सिकंदर के दुश्मनों को बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं। आप सामने आए बगैर उसे 2-2.5 लाख के मुनाफे में बेचने में तो कामयाब हो जाएंगी, लेकिन क्या उससे आपके दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला देंगी? 2-2.5 लाख का घाटा खा के वो खामोश बैठ जाएंगे? आपकी ज़हानत और सिकंदर आज़म की जुरात से शिकस्त खा जाएंगे? आप सिकंदर के साथ एक ही महाज पर लड़ रही हैं, इसके शाना बिशाना कदम से कदम मिला के। फर्क सिर्फ यही है कि आप कानूनी तरीकों से लड़ रही हैं और सिकंदर के तरीके गैर कानूनी हैं। आपको अंजाम की फिक्र नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आपने और सिकंदर ने शादी का फैसला भी कर लिया है। शादी के मामले में आप मुझे कदामत परस्त समझ लें या जाहिल, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरा मतलब है कि आप सब की मुश्तरका सरगर्मियों को मैं आप सब पर एतमाद करता हूँ और इस एतमाद की शिकस्त से डरता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग बाहर क्या गुल खिलाते फिरते हैं, लेकिन अब मैंने हालात से बाखबर रहने का फैसला कर लिया है। मैंने कहा है कि मुझे हर रोज आप लोगों की नकलो हरकत की रिपोर्ट मिलनी चाहिए और इसका इंतजाम भी कर लिया है। वो हम सबको खामोश और साकत और सामत छोड़ के बाहर निकल गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें सुकून से सो जाना चाहिए, राबिया ने फौरन कहा। सुबह तक रिजवी साहब का गुस्सा भी ठंडा पड़ जाएगा और हम भी ठंडे दिमाग से सोच सकेंगे कि अब क्या करना चाहिए। रात बहुत हो चुकी थी और हम में से कोई भी बात करने के मूड में नहीं था। मैंने और मोहसिन ने गुज़िश्ता रात भी जाके गुजारी थी। वो तो पड़ते ही सो गया। कहते हैं कि नींद ख्यालात से फरार का रास्ता है, ये रास्ता ना मिले तो आदमी पागल हो जाता है। नींद के ख्वाब ख्यालात का दबाव कम करते हैं और सेफ्टी वाल्व्स का काम करते हैं। सेफ्टी वाल्व ना हो तो प्रेशर मजबूत से मजबूत दीवारों को भी फाड़ देता है। मैं खुद भी नींद की पनाह चाहता था, लेकिन मुझे रात की तारीकी में एक काम करना था जो दिन के उजाले में नहीं किया जा सकता था। 10 मिनट तक मैं नींद की यलगार को आंखें खोले रोकता रहा। फिर मैं खामोशी से उठा और सर्वेंट क्वार्टर के अकबी हिस्से में पहुंच के एक जगह से जमीन खोदने लगा। अपने अंदाजे को जहन में रखते हुए मैंने बिल्कुल सही जगह का इंतखाब किया था। 15 मिनट बाद मैंने सेलोफैन में लिपटा हुआ पैकेट बरामद किया और उसमें से वो छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर निकाल लिया जो रिजवी साहब के टेलीफोन टेप करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
दबे पाँव वापस आके मैंने हाथ धोए और रेडियो ट्रांसमीटर को सराहने की तरफ बिस्तर के नीचे रखकर सो गया। थकन से मेरी हालत इतनी गैर थी कि बिस्तर पर गिरते ही मेरी आंखें बंद हो गई और मैं ऐसी गहरी नींद में गुम हो गया जिसे बेहोशी कहना ज्यादा मुनासिब होगा। सुबह 9 बजे मैं भी उस वक्त जागा जब मोहसिन ने मेरे ऊपर पानी से भरी हुई बाल्टी उलट दी। ये क्या बदमाशी है, मैंने हड़बड़ा कर उठते हुए कहा। उठिए हुजूर वाला, सैलाब आ गया है, मोहसिन ने कहा। फिर वो और राबिया मेरी हालत देखकर बेइख्तियार हंसे। सैलाब? कैसा सैलाब? सैलाबे बला, मैंने उठते हुए कहा। किसके घर जाएगा सैलाबे बला मेरे बाद? अगर मैं डूब जाता तो क्या होता? डुबोया मुझको होने ने, ना होता तो क्या होता, मोहसिन बोला और दाद तलब नजरों से राबिया को देखने लगा। होता ये कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैंने तौलिया उठा के बाथरूम का रुख किया और उन दोनों के हंसने की परवाह नहीं की। जब मैं नहा धो के और कपड़े बदल के बाहर आया तो राबिया मेरे गीले बिस्तर को क्वार्टर की दीवार पर धूप में डाल चुकी थी और मोहसिन रेडियो ट्रांसमीटर का मुआयना कर रहा था। चला गया इसमें भी पानी, मैंने कहा। अब इस डब्बे को फेंक दे। डब्बा बिल्कुल ठीक है, मोहसिन ने कहा, लेकिन इस वक्त गड़े मुर्दे को उखाड़ने का मकसद क्या है? मकसद बहुत नेक है और आज शाम तक वादे हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। रिजवी साहब पहले बहुत खफा हैं, राबिया ने कहा। वो बता चुके हैं कि आइंदा हमारी नकलो हरकत की निगरानी होगी। खुदा के लिए कोई नया हंगामा मत खड़ा करना, जिंदगी एक मुसलसल हंगामा है, मैंने किसी फलसफी की तरह कहा। इसलिए चचा मरहूम ने कहा था, एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो रिजवी साहब को एहसास होगा कि हमारे दम से यहाँ कितनी रौनक थी। बाकी रही निगरानी की बात, तो उसे क्या डरना, हम ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग, फिर भी रहेंगे तो इसी शहर में ना, राबिया ने कहा। और ये भी साफ जाहिर है कि हम शैला की तरह रोपोश होकर घर में नहीं बैठ सकते। मुझे और तुम्हें अपने अपने मुकदमात के सिलसिले में हाजिर होना ही पड़ेगा। मैं तो ऑफिस आना जाना भी छोड़ सकती हूँ, मगर तुम्हारे लिए तारीख समात पर गैर हाजिर होना नामुमकिन है। तुम्हारी जमानत मनसूख हो जाएगी। हो सकता है कल मैं खुद भी अपनी हिफाजत के लिए जमानत की मनसूखी का तरीका इख्तियार करूँ, मैंने कहा। फिर क्या होगा, लेकिन आज मुझे और तुम्हें बहुत से काम निपटाने हैं। मसलन तुम्हें कोर्ट जाकर खसरू जमशेद से मिलना है और मकान की रजिस्ट्री वगैरह के कानूनी मामला तय करने हैं। मोहसिन को यह देखना है कि शैला के पुराने घर में से सामान निकालने की क्या सूरत हो सकती है। फिर अगर मुमकिन हो तो मोहसिन आज शाम तक किसी भी वक्त शैला की माँ के पास जाए और उसे अदनान का कोई खत पढ़कर सुनाए ताकि उसे कुछ करार आ जाए। खत का क्या है, मोहसिन चंद मिनट में लिख लेगा। खत के साथ बेटे की तरफ से माँ को 500 रुपए भी पहुंचा दिए जाए तो वो बहुत खुश होगी। लेकिन हम उसे कब तक इन झूठी खुशियों से बहलाते रहेंगे, राबिया ने उदासी से कहा। जब तक ये हमारे इख्तियार में है, मैंने कहा। अब इसे सच का जहर देकर मारने से क्या फायदा। झूठी अगर है तो हमारे नुक्ता नजर से उसके लिए हर खुशी सच्ची होगी और जब तक वो जिएगी इन सच्ची खुशियों को जमा करती रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है वो ज्यादा दिन नहीं जिएगी। तूने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, मोहसिन ने कहा। तू किस महाज पर होगा? मैं भी कुछ देर में शैला के पास जाऊंगा, मैंने कहा, और फिर तुम्हें वहीं मिलूंगा। अगर ना मिलूं तो मेरा इंतजार करना। बिलफर्दे महाल अगर अंकल रिजवी ने किसी को हमारी निगरानी पर मामूर किया होगा तो वो किसके पीछे जाएगा? हम तीनों मुख्तलिफ औकात में रवाना होंगे, हमारी मंजिलें और रास्ते जुदा होंगे। मेरा अंदाजा है कि राबिया को कोई खतरा नहीं है। अगर तुझे कोई अपने ताकू में नजर आए जो सूरत से पुलिस का आदमी लगता हो तो ऊंचा देकर अपनी जान छुड़ा लेना। मैं खुद भी यही करूंगा और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। नाश्ता करते हुए हमने अखबारात देखे और हमारी हैरत की इंतहा ना रही जब चिरागदीन के मुतल्लिक रिजवी साहब की फराम करदा मालूमात 100% दुरुस्त हुई। उसके घर में से वाकई लाखों का माल बरामद हुआ था। हम उसे एक साजिश करके मुनशियात का स्मगलर साबित करना चाहते थे और ये बात हमारे वहम और गुमा में भी ना थी कि चिरागदीन वाकई स्मगलर है। कुदरत पहले उसे सजा देने का फैसला कर चुकी थी। हम तो महज एक जरिया बन गए थे। पुलिस के जराये के मुताबिक मुलजिम चिरागदीन ने बहुत सी बातों का एतराफ़ कर लिया था। मसलन ये कि वो जब प्लास्टिक के खिलौने बनाता था तो उन खिलौने में मुनशियात बाहर भेजता था और उसका तरीका कार बहुत महफूज था। वो सैकड़ों में से एक खिलौना इस मकसद के लिए इस्तेमाल करता था और चेकिंग के दौरान एक खिलौने के पकड़े जाने के इम्कानात ना होने के बराबर थे। लेकिन उसका एक कारोबारी शरीक दुश्मन हो गया तो चिरागदीन ने यह फैक्ट्री भी बंद कर दी और एक जनरल स्टोर खोल लिया। खबर में यह भी बताया गया कि तलाशी के दौरान चिरागदीन के घर से 3 बक्स ऐसे मिले जो देखने में साबुन या टूथपेस्ट से भरे हुए नजर आते थे, लेकिन उनमें नीचे मुनशियात की खासी बड़ी मिकदार मौजूद थी। खासी बड़ी मिकदार वाली बात पुलिस ने या फिर अखबार वालों ने ज़ेबे दास्तान के लिए गढ़ी थी, वरना हम भी जानते थे कि वो मिकदार कुछ भी नहीं, खुसूसन मुनशियात की स्मगलिंग करने वालों के नुक्ते नज़र से। अखबार में यह भी लिखा था कि अभी तफ्तीश जारी है और पुलिस कुछ नामों को सीगाए राज में रख रही है और मजीद सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है, वगैरह वगैरह। खबर तकरीबन हर बड़े अखबार में सफ़े अव्वल पर चिरागदीन की तस्वीर के साथ मौजूद थी। बहुत अरसे बाद ये पहली खबर थी जो मेरे दिल के लिए तस्कीन का सामान बनी। कल तक जो शिकारी था वो आज शिकार हो चुका था।
और इस पहली कामयाबी ने मेरे अज़म और हौसले को दो चंद कर दिया था। हम अभी इस मौजू पर गुफ्तगू कर ही रहे थे कि इस्लामाबाद से मोहसिन के वालिद की टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। इत्तफाक से राबिया ने रिसीवर उठाया और हमने उसे इशारे से समझा दिया कि शिरवानी साहब हमारे बारे में पूछे तो कह दे कि हम दोनों मौजूद नहीं हैं। इसका फायदा ये हुआ कि शिरवानी साहब ने खुलकर राबिया से बात की। शिरवानी साहब बहुत खुश थे कि चिराग दीन की गिरफ्तारी से उसकी शख्सियत बर वक्त बेनकाब हो गई और फौजिया की जिंदगी तबाह होने से बच गई। फौजिया ने इस खबर से कोई तासर कबूल नहीं किया था, लेकिन उसकी माँ का सदमे से बुरा हाल था कि खुदा न खासा ये शादी हो जाती तो उनकी कितनी बदनामी होती और मरियम की नागहानी मौत के बाद फौजिया पर उनकी ज़बरदस्ती के बायस कोई आफत पड़ जाती तो वो जीते जी मर जाती। ये बात भी बायस इत्मीनान थी कि हमारे बारे में मोहसिन के वालिदैन के ख्यालात में बड़ी खुशगवार तब्दीली आ गई थी। उन्होंने तस्लीम कर लिया था कि मेरी और मोहसिन की चिराग दीन से कोई ज़ाती अदावत नहीं थी और हम फौजिया से उसके रिश्ते की मुखालफत कर रहे थे तो उसकी वजह यह थी कि हमको असल हालात का इल्म था, लेकिन किसी मजबूरी की बिना पर हम असल हकायक बयान करने से गुरेज करते थे। मजमूई तौर पर मेरी कोशिश का नतीजा मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक रहा था। चिराग दीन बिलाखिर कानून की गिरफ्त में आ गया था और जिस सजा से वो पहले महफूज रहा था वो अब उसका मुकद्दर बन चुकी थी। उसने मेरे वालिद के एतमाद से नाजायज़ फ़ायदा उठाया था और उसको भी मुझ पर एतमाद करना बहुत महंगा पड़ा था। चिराग दीन ने मेरे वालिद को जिल्लत का अजाब सहने पर मजबूर कर दिया था और अब खुद उसी अजाब में मुब्तला था। उसने जितना गबन किया तो उसमें हराम की कमाई से 1000 गुना इजाफा कर लिया था, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं रहा था और इस तरह बरसों बाद इंसाफ के तकादे पूरे हो गए थे। चिराग दीन की दुनिया इज्जत और वक्ती कामयाबी हासिल होने वाली दौलत का गुरूर खाक में मिल गए थे। फौजिया की जिंदगी बच गई थी और मेरे साथ मोहसिन को भी तमाम फिक्रमंदियों और सब बंदिशों से निजात मिल गई थी जो फौजिया की ज़ात से वाबस्ता थे।